राव खालिद साहब, ये फरमाइएगा, इसराइल लबनान जंगबंदी हुई है, अब इम्कानात गज़ा के हवाले से भी बढ़ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो जंगबंदी इधर लबनान और इसराइल के दरमियान हुई है, इसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? किस वजह से हुई है और क्या गज़ा के साथ भी हो सकती है? देखिए, बड़ी जो बुनियादी एग्रीमेंट हुआ है, वो जो रिपोर्ट कर रही है इंटरनेशनल मीडिया, जो रिपोर्ट कर रहा है, वो लेबनान का वर्ड बहुत कम यूज़ हो रहा है, हिजबुल्लाह का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी, ट्रुप्स की विड्रॉल होगी और वो सारा 2 महीने में 60 दिन में वापस जाएंगे, फिर कंट्रोल मैकेनिज्म बनाया गया, मॉनिटरिंग उसकी होगी, वायलेशन किसी तरफ से ना हो, किसी तरफ से अगर वायलेशन होती है तो उसका फिर एक को अमेरिका के, क्योंकि आशीर्वाद से और उनके कहने पे सब कुछ ये हुआ है। तो लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि जो इस दफ़ा कोशिश की थी इसराइल, एक दफ़ा पहले भी ये कर चुका है, इस दफ़ा दोबारा कोशिश की थी कि हिजबुल्लाह को जो है वो जो उनका लिटानी रिवर है उसके शुमाल की तरफ पुश कर दे ताकि उसकी फोर्स को कम किया जा सके इस तरीके। वो दूसरी दफ़ा उस पर नाकाम हुआ है और उसको पता चल गया है कि ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए वो मजबूरन इस माहदे पे राज़ी हुआ है, खुशी से राज़ी नहीं हुआ। और राज़ी होने के बाद भी बुध को सीज़ फायर इम्प्लीमेंट होना था, अभी तक मेरा ख्याल है वो इसराइल की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा कह ले कि पाबंदी नहीं की जा रही उसकी, अभी भी स्टिल कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा है, पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो ये मसाइल बहरहाल मौजूद है। वो मज़ाहमत जो ख़त्म करना चाहता था इसराइल, उसके लिए असल उस पर किया था, वो उस पर कामयाब नहीं हुआ, तो मजबूरन उसको बजाय इसके कि वो कहता कि मैं मज़ीद नुकसान उठाऊँ यहाँ पर, तो एक जेस्चर दे दे, गुडविल जेस्चर दे दे कि जी हम तो चाहते हैं और सारा कुछ वो वट जो किया। यूएस का भी ये ख्याल है कि ये जो हुआ है जंगबंदी, ये कह ले कि वो कह रहे कि ये आगे गज़ा के लिए कैटलिस्ट साबित होगा, एक बुनियाद पड़ी है बातचीत की और जंगबंदी की, तो आगे चल के होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सूरत हाल ओवरऑल है, नेतन्याहू साहब के आईसी से वारंट जारी हो चुके हैं, मुल्क के अंदर उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं, तो जिस दिन उसने वज़ारत उज़्मा से हटना है उनकी गिरफ्तारी यकीनी है। उनको पता है कि या तो इसराइल की जेल में होंगे या कोई आईसीसी की किसी अदालत में पेश हो रहे होंगे, तो वो यकीनन इस मौके के ऊपर वो पीछे हटने को गज़ा के हवाले से तैयार नहीं होंगे। वो जितना उनके पास टाइम रह गया है उसमें मैक्सिमम वो कोशिश करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर तबाही फेर सकें, जो भी उनका गुस्सा है वो निकाल सके वहाँ के ऊपर। और गज़ा की जंगबंदी तो आप कह लें कि एक उनके लिए मौत का पैगाम है, नेतन्याहू के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि गज़ा की जब जंगबंदी होगी तो वहाँ पे फिर इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें मॉनिटर होंगी, उसकी देखा जाएगा सूरत हाल को। जो नस्ल कशी की वहाँ से बातें आ रही हैं, आईसीसी ने भी जिसमें नोटिस लिया और जेन्युइनली कंसर्न सब दुनिया का था, यूएन का था, तो वो वहाँ पे फिर फैक्ट सारे सामने आएंगे, तो उसमें उनका बचने का कोई चांस है नहीं है सच। इसलिए वो कोशिश पूरी करेंगे कि जब तक वो एज प्राइम मिनिस्टर मौजूद है वो इस जगह पे अमन ना होने दे, गज़ा में अमन ना होने दे। और जाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो उसके बाद फिर उनको पता है कुछ भी हो सकता है, या मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मरहला है इस वक्त कि उनकी वजारत उस वक्त कब तक। राव साहब, आपको लगता है कि ये जो यूएस में इलेक्शन के बाद अब जो तब्दीली होने जा रही है प्रेसिडेंशियल, उसका भी असर आवाज़ उठाई है, बड़े भरपूर तरीके से उठाई है उसके ऊपर कि वहाँ पे जो है इंसानी जो मदद के हवाले से वहाँ पे हेल्थ है के इश्यूज़ हैं, एक्सेस है फूड पे उनकी, और यूएन का जो है ऑपरेशन वहाँ पे जो है अनरवा जो था वो कर रहा था। ये सारी चीज़ों पे ऊपर पाकिस्तान ने फिर बड़े भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई है और दुनिया आवाज़ उठा रही है। लेकिन वो इसराइल जो है पर्टिकुलर इस पर लगा हुआ है। लेकिन उसको एक बात ये समझ आ जानी चाहिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ लड़ लेंगे कर लेंगे, लेकिन ये एक आइडियालॉजी है। फ़लस्तीन एक फैक्ट है, फ़लस्तीनी एक फैक्ट है, और उनकी जद्दोजहद इतना अरसे से जारी है और जारी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होने लगी। अगर उनका ख्याल है कि इस तरह से वो ख़त्म कर लेंगे, वो ये ख़त्म नहीं होगी। ये नज़रिया चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और कोई ऐसी स्टेज आ सकती है कि शायद इसराइल को वो कहते हैं लेने के देने पड़ जाए, कि उनको वो जितनी उन्होंने एक्सेसिस की हुई हैं, चाहे इंसानी मज़ालिम के हवाले से हो, चाहे ज़मीनी कब्ज़े के हवाले से हो, वो सारा कुछ रिवर्स जब होगा तो फिर इसराइल के लिए बहुत परेशानी का वो बायस होगा, उसके लोगों के लिए बहुत परेशानी का बायस होगा। और ये बात इसराइल के अंदर भी महसूस की जा रही है, बाहर भी जो यहूदी
रहते हैं वो भी महसूस करते हैं, और वो नेतन्याहू को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते। वो ज़ायनिस्ट लॉबी के तौर पे इनको देखते हैं और समझते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं उसका भुगतना अल्टीमेटली दुनिया भर के यहूदियों को पड़ना है। इसलिए इसके ऊपर प्रेशर तो है, लेकिन वो अपनी, जब तक उसकी जान है, जब तक वो बैठा कुर्सी पे, मेरा नहीं ख्याल कि वो कंप्रोमाइज़ इसके ऊपर किसी किस्म का करने के लिए तैयार होगा या पीछे हटने को तैयार होगा, क्योंकि उसको हर सूरत में अपनी मौत नज़र आ रही है, जेल में जाना नज़र आ रहा है। इसलिए वो फिलहाल तो कोई चांस नज़र नहीं आता कि गजा में इस सूरत हाल के हवाले से कुछ होगा। हाँ, रीजनल प्रेशर जो है, अगर हमारे मुस्लिम ममालिक जो रीजन के हैं वो थोड़ा सा अपने पाँव पे वजन डालें, थोड़ा सा हौसला करें और थोड़ा सा एक बेयक आवाज़ होके ललकारें इसराइल को, तो फिर कुछ बेहतरी की सूरत निकल सकती है और जल्दी निकल सकती है। अदरवाइज नेतन्याहू जब तक है उस वक्त तक गजा की जंगबंदी जो है वो, मुझे तो उसके इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। अच्छा राव खालिद साहब, ये दौरा क्योंकि पाकिस्तान, ये तमाम तर जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान की, पहली जो या किसी भी मुल्क की इस हवाले से हो सकती है, पहली चॉइस वो यही होती है कि मईशत बेहतर हो। तो माजी के अंदर हमने देखा, और हम ये बार बार इस प्रोग्राम के अंदर भी बात कर चुके हैं, कि हम बहुत से मुआहदे कर लेते हैं लेकिन हम परसू नहीं कर पाते, उनको कंप्लीट नहीं कर पाते। इस बार आपको लगता है कि कुछ नई उसके अंदर सोच भी होगी, और फिर हम बेलारूस को क्या दे सकते हैं और क्या वहां से फायदा ले सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बात की। MOU को लाख से ऊपर है पाकिस्तान ने जब तक साइन किया, जब से पाकिस्तान वार से वजूद में आया। तो मुझे नहीं पता कितने % उसमें इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए। 2015 में भी बेलारूस के साथ हमारे हुए थे, बहुत अच्छे MOU साइन हुए थे। कोई फॉलोअप नहीं है। इस दौरे के दौरान भी हमें कोई इत्तला नहीं दी गई कि 2015 में मुआहदात हुए थे या मियां नवाज शरीफ साहब जब वहाँ गए थे तो जो बातें हुई थी उन पे कितनी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं बुनियादी तौर पे जो हमारा बाहमी ताल्लुक़ है उस हवाले से। जहाँ तक इस दौरे की बात है, उसमें जो हमारे माहौलियात के हवाले से ओवरऑल बात हुई है, फ्लड्स के कंट्रोल के हवाले से बात हुई है, जो हलाल ट्रेड के हवाले से बात हुई है, तालीम और सेहत के शोबों के हवाले से बात हुई है, अकाउंटिंग के हवाले से बात हुई है। तो शोबे तो बहुत से हैं, कोई 8 के करीब शोबे जिनमें बात भी हुई है और MOU साइन भी हुए हैं। लेकिन कर क्या सकते हैं हम आपस में? एक जो बेसिक जो एक स्ट्रक्चर जिससे बनना है, एक उससे जो है वो MOU पे भी साइन हुए, जो है रोड मैप फॉर कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन। करेक्ट, ठीक है। वो 2025 और 27 के दरमियान हमने वो उसको फाइनलाइज करके या उसको इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना है। अब कर क्या सकते हैं? एक तो जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मैं बात कर दूं, आइसोलेशन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुल्कों को रेलेवेंट रहने के लिए जो चेंजिंग इन्वायरमेंट होती है दुनिया में, उसके साथ चलना होता है आपको। उसमें बहुत बुनियादी बात है, जो आपका माशी इस्तेहकाम जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ एक दूसरा मसला भी उसके साथ साथ, वो है टेररिज्म, जिसकी वजह से हमें बहुत सी ज़िक पहुंचती है, मईशत के महाज पे भी, सियासत के महाज पे भी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से भी। तो वो ये कम्प्लिकेट करती हैं चीज़ों को। इसलिए हमारे चैलेंजेस ज़रा बढ़ के हैं दूसरे मुल्कों की निस्बत। हमें रेलेवेंट रहने के लिए उसमें हमें अपने आप को बहुत मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसके बगैर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में चल नहीं सकते। अगर आप सिर्फ मांगते ही रहेंगे, आप एक भिखारी के तौर पे दुनिया में पेंट किया जाएगा आपको, तो वो मामला फिर बढ़ते नहीं है। लोग आपको उसी नज़र से देखते हैं कि ज़रूरत इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इसको खैरात दे दो वरना ज़रूरत नहीं है। अपनी रेलेवेंस बढ़ाना, अपनी ताकत बढ़ाना एज मुल्क इकॉनमी के बगैर मुमकिन नहीं है। बेलारूस क्या कर सकता है हमारे साथ? देखिए, पाकिस्तान शायद चौथा या पांचवा मुल्क है जो दूध की प्रोडक्शन के हवाले से। बेलारूस दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के हवाले से, और खुश्क दूध को एक्सपोर्ट करता है। ये एक ऐसा शुबा है जिसमें हम उसकी एक्सपर्टीज़ की पूरी तरह से उससे मदद ले सकते हैं। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से जो है उसकी जो जितने भी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लुब्रिकेंट्स वगैरह, उसमें अच्छा हमें फ़ायदा क्या है? अभी हम अगर उसके साथ को बात करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, तो हमें एडवांटेज ये है कि उसकी यूरोप के साथ जो ट्रेड थी वो यूक्रेन पे रूस के हमले के बाद और उसका साथ देने के बाद वो $6 बिलियन से $500 बिलियन पे आ गई है। तो उस हमें अभी अगर उससे बात करें, उससे ट्रेड की बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें,
या फॉर दैट मैटर गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, गंदम भी वो पैदा करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो हमें बहुत सारा एडवांटेज हो सकता है कि उसमें हम उसको करें। फिर माइनिंग के शोबे में हमारे यहाँ माइनिंग हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है। फिर ये कोल माइनिंग की हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं। फिर और बड़े बड़े ज़खायर हमारे पास मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद हैं। तो माइनिंग की उसकी एक्सपर्टीज़ है बहुत अच्छी, उस पर हम उसकी मदद ले सकते हैं। देन आप हैवी मशीनरी जो है उसमें उसका है, उसमें डिफेंस इक्विपमेंट भी है और हैवी मशीनरी अदरवाइज भी है। तो अर्थ मूविंग मशीनरीज जो होती हैं बड़ी वाली, तो उसमें भी आप उसके साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर सकते हैं। फिर बसों की जैसे बात हुई, अगर वो आ जाए तो हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट उसका हो सकता है। इंटरनेशनली जो है वो रूस के ब्लॉक में होने की वजह से हमें ये तो चाहिए कि हम रीजनल कोऑपरेशन में, रीजनल रिलेशनशिप में आगे जाएं। हम 7,000 8,000 मील दूर अमेरिका और वेस्ट की तरफ देखते रहते हैं, और हमने बहुत नुकसानात भी उसके उठाए हैं। उनकी जंगें भी हमने बहुत दिल से लड़ी हैं, बहुत नुकसान उठाया, लेकिन उनकी तरफ से जो मोहब्बत जवाब में मिलती है वो उल्टा हमारा बेड़ा गर्क कर देती है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। और हमें बिल्कुल वो अपने मुलाजमों की तरह ट्रीट करते, रियाया समझते हैं हमें। तो इसलिए हमें रीजन में बहुत शुरू से ये आइडिया था कि रशिया के साथ हम अपना कोऑपरेशन बढ़ाएं। अयूब खान के दौर में भुट्टो साहब ने एक अटेम्प्ट की थी, जब वो मिनिस्टर थे नेचुरल रिसोर्सेज के, मेरा ख्याल है पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उस वक्त एक एफर्ट की थी उन्होंने। और आपने देखे उन्होंने अपने हुकूमत में आने के बाद स्टील मिल भी रशिया के तावन से लगाई थी। तो हम अपने रीजन में ताल्लुकात बेहतर रखें, अपने रीजन में अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं। डिपेंडेंसी जो है, म्यूचुअल ट्रेड जो चाइना, रशिया, मिडल ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गई, बेलारूस हो गया, अजरबैजान के साथ कल हमने ट्रेड और तो आप समझते हैं कि हमें अब ट्रेड डिप्लोमेसी को बहुत सीरियस अंदाज में लेना होगा, तो हमें बहुत सारा एडवांटेज हो सकता है जी, बहुत बेहतर अंदाज में हम आगे चल सकते हैं, बजाय इसके कि हम GSP प्लस के चक्कर में रहे या अमेरिका के एक्सपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट रहें। हम उसको कह लें कि वैल्यू एडिशन करके चीज़ों में हम वर्सटैलिटी ला सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट के ऊपर, मुल्कों के हवाले से भी, चीज़ों के हवाले से भी। तो ये मेरा ख्याल है इस हवाले से बहुत अच्छी बात है। रूस के साथ भी हमारे मुरासिम बहुत बेहतर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऑयल इंपोर्ट के हवाले से हमने बात की थी, वो थोड़ी सी चली है, फिर रुक गई है। तो मेरा ख्याल है उस पर सीरियस हमें होना चाहिए। फिर करेंसी का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। बार्टर पे आपको मिलती हैं चीज़ें, आपको डॉलर उस तरह से नहीं चाहिए इसके लिए, वरना आपका डॉलर बहुत खर्च होता है इंपोर्ट्स पे। इसमें आपको लोकल करेंसी में होता है, आप रूबल में कर लें, चाइना के साथ जैसे आपने युआन में किया हुआ है, उसके साथ रूबल में आप करते हैं, या आप भेजें उनको। अच्छा, मेडिसिन की एक्सपोर्ट बड़ी अच्छी हो सकती है इन सारे मुल्कों में, हमारे पास अच्छी इंडस्ट्री है हमारे फार्मास्यूटिकल की, उसमें हम बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट कर सकते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट को, रशिया को और बाकी मुल्कों को। बहुत अच्छा हमारा काम हो सकता है। तो ये है कि रीजनल डिपेंडेंसी हमें बढ़ानी चाहिए, और इसमें जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और है भी सही, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड खिता है ये सारा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गई या रशिया से एसोसिएटेड जो लोग हैं, बाहर की दुनिया से उनका ताल्लुक इतना ज़्यादा नहीं है। हम उनको एक वे आउट दे सकते हैं, रास्ते की सूरत में भी और रिलेशनशिप की सूरत में भी।